औज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि गले में केरा गिरना। नाज़रीन, इंसानी जिस्म हर वक्त बलगम पैदा करता है और ये बलगम निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ यानी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का एक निज़ाम है उसकी हिफाजत करती है। अब आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि बलगम हमारे सांस लेने के निज़ाम को हिफाजत फराहम करती है। वो इस तरह के बलगम पैदा करने वाले खुलियात जो बलगम को पैदा करते हैं नाक से लेकर फेफड़ों तक बलगम को फैला देते हैं, और जिस वक्त हम सांस लेते हैं तो हवा में शामिल आलूदगी और जरासीम वगैरह सांस लेने के निज़ाम जिसे निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ या रिस्पायरेटरी सिस्टम्स कहते हैं, इससे जब गुज़रते हैं वो आलूदगी वाले और जरासीमी के ज़रात, तो इस बलगम से वो चिपट जाते हैं और फिर सिस्टम से खारिज हो जाते हैं। इस तरह ये बलगम जो होती है वो हमारे जिस्म की हिफाजत करती है और ख़ास तौर पर हमारे सांस लेने के निज़ाम को, हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ को, रिस्पायरेटरी सिस्टम की हिफाजत करती है। लेकिन मसला तो कुछ और है। वो ये कि जब हमारा जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बार बार गला साफ़ करना पड़ता है, और आज हम इसी मसले को डिस्कस करेंगे कि निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ सांस लेने का निज़ाम जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं से ज़्यादा बलगम पैदा होने की वजूहात क्या है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ नाज़रीन आपको मिलती रहें। नाज़रीन, गले में ज़्यादा बलगम पैदा होने की वजूहात क्या है? अगर निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहते हैं में ज़्यादा बलगम पैदा हो रही हो तो नाज़रीन ये बलगम सांस की नालियों में और गले में गिरना शुरू हो जाती है, जिसे केरा गिरना भी कहा जाता है, और ये तकलीफ़ देह साबित होती है। नाज़रीन, बार बार इस बलगम को गले में केरे की शक्ल में जब गिरती है तो रात को ये ज़्यादा मसला होता है, तो नींद नहीं आ पाती है, बार बार थूकना पड़ता है, गिरती हुई गले में बलगम को बाहर खारिज करना पड़ता है। तो इस बलगम के ज़्यादा मकदार में पैदा होने की कई वजूहात हो सकती हैं। इन का जिक्र करते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत भी एक वजह है ज़्यादा बलगम बनने की, या किसी किस्म की एलर्जी होना। आमतौर पर लोगों को डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी होती है, और डस्ट एलर्जी पर एक वीडियो हमारे लिंक में, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दिया गया है, आप उसे देख कर डस्ट एलर्जी के बारे में भी वजूहात जान सकते हैं। इसी तरह सांस की कोई बीमारी होना जैसे दमा, ये भी एक वजह है ज़्यादा बलगम बनने की। इन्फेक्शन का पैदा होना जैसे गला ख़राब होना, बुखार होना, और फेफड़ों का किसी बीमारी में मुब्तला होना भी एक वजह है। नाज़रीन, बलगम के ज़्यादा पैदा होने की एक बड़ी वजह लाइफस्टाइल और माहौल का गैर मुनासिब होना भी है। जैसे अगर घर के अंदर हवा में नमी का तनासब कम हो जाए तब भी बलगम ज़्यादा पैदा हो जाती है, और पानी को कम मिकदार में पीना भी बलगम में ज़्यादती का सबब बनता है। इस तरह ऐसे मशरूबात पीना जो पेशाब की मिकदार बढ़ाते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल भी बलगम को बढ़ाता है, और बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल भी बलगम को बढ़ा देता है, और तंबाकू नोशी भी जिस्म में बलगम की मिकदार को बढ़ाने का एक सबब है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि बलगम की ज़्यादती की सूरत में क्या करना चाहिए। नाज़रीन, यूँ तो ये एक आम बीमारी है और इसका इलाज एलोपैथी यानी इंग्लिश मेडिसन से, और होम्योपैथी जर्मन मेडिसन से, और आम देसी तिब जो हकीमों का सिस्टम है हमारे मशरक़ी माशरे में वगैरह से हर जगह मौजूद है। होता कुछ यूँ है कि जब हम किसी भी ऐसी सूरत हाल से गुज़रते हैं तो हम शुरू में उसे बड़ा गैर संजीदा लेते हैं, लेकिन जब छोटा सा मसला बड़ी मुश्किल और उलझन बन जाता है तो फिर हम उसकी फ़िक्र में जुट जाते हैं। सादा सी बात है, निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में सांस लेने के निज़ाम में ज़्यादा बलगम अगर 3 से 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि तकलीफ़ छोटी ही हो तो उसे वहीं पे हल कर लिया जाए। चंद एहतियाती तदाबीर जो बलगम की ज़्यादती को दूर करती हैं। नंबर 1, गर्म और नमकीन पानी से गरारे करें। गर्म और नमकीन पानी से गरारे करना नाज़रीन बलगम को गले से साफ़ करने का बायस बनता है, और इससे गले में मौजूद कई जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, हवा में नमी। हवा में अगर नमी का तनासब को कायम रखा जाए
تب بھی بلغم کو پگھلنے اور خارج ہونے کا موقع ملتا ہے ناظرین۔ نمبر 3، اگر جسم میں بلغم کی زیادتی ہو تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا آپ کے لیے مفید ہے، کیونکہ پانی کا زیادہ استعمال سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں مددگار ہوتا ہے اور بلغم کو پگھلا کر جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر ناظرین، لیٹنے کے دوران سر کے نیچے موٹا تکیہ رکھنا بھی بلغم کی زیادتی کی صورت میں سانس لینے کے نظام تنفس کو صاف رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر آلودہ ماحول سے دور رہنا اور ایسی خوشبو جو الرجی کا باعث ہو تو اس سے بھی دور رہنا اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا ایسی گیدرنگ میں رہتے ہیں ناظرین جہاں دوست حضرات، آپ تو تمباکو نوشی نہیں کرتے لیکن ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں دوست حضرات سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تو ایسی بھی کسی شکل میں تمباکو نوشی سے دوری اس بیماری کو طول دینے سے بچا دیتی ہے۔ دن میں کم از کم 2 بار برش یا مسواک وغیرہ کرنے سے بھی دانت اور منہ کی صفائی رہے تب بھی بلغم کم بنتی ہے۔ اہم بات، ہمارا جسم بلغم پیدا کرتا ہے اور گلے میں اس کی مقدار کے اضافے سے بخار ہو سکتا ہے ناظرین۔ ایسی صورتحال میں جسم کے امیون سسٹم کو اس سے لڑنے دیں اور اپنے جسم کے امیون سسٹم کون سا ہوتا ہے ناظرین؟ جو ہمارے جسم کو ایک طاقت فراہم کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی، انفیکشن سے لڑنے کی۔ تو ہمیں اپنے جسم کے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ شہد، ادرک، دال چینی، بڑی الائچی اور ہلدی وغیرہ میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو گلے میں یا نظام تنفس میں بلغم کی زیادتی کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں اور امیون سسٹم کو مضبوط بنا کر جسم کو بیماری سے لڑنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تو ان چیزوں، جن میں شہد، الائچی، ادرک، دال چینی، ان سے قہوے بنا کر استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بلغم بہت زیادہ بنتی ہے جو گلے میں پھر گرنا شروع ہو جاتی ہے، جو بعد میں ایک کمپلیکس شکل اختیار کرتی ہے جس سے بڑے زیادہ مسائل بنتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارے سانس لینے کے نظام، جسے نظام تنفس کہتے ہیں، ریسپائریٹری سسٹم، اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سانس تو ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سٹارٹ سے ہی، جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا فیل ہو، 3 سے 7 دن میں ہم اگر محسوس کریں کہ ہمیں زیادہ بلغم ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہے، بن رہی ہے اور وہ گلے میں گر رہی ہے، جسے کیرا گرنا کہتے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اپنے مالج سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ گھریلو ٹوٹکوں کا بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے، اور قہووں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، شہد، ادرک، دال چینی کے قہوے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔